इक्विलिब्रियम। देखिए अगर कोई भी जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो वेक्टर के एस्पेक्ट में केवल उतना देखेंगे, बाकी जो डिटेल इक्विलिब्रियम जो रहता है वो हम लोग एनर्जी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन रहता है, डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर जानेंगे। अब देखो अगर जैसे फिजिक्स के हिसाब से समझिए तो तमाम जैसे आप कंफ्यूज होंगे जाकर के। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे मतलब खड़ा हूँ मैं, तो जैसे इक्विलिब्रियम में मतलब नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ तो क्या होगा, जैसे गिर जाऊँगा तो खड़े ना होने का कारण क्या रहता है जाकर के। जैसे मतलब बच्चे रहते हैं, बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत खड़े तुरंत गिर जाते हैं जाकर के, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है वो खड़ा होना पर तब सीख पाते हैं। कारण क्या होता है कि उनको जैसे ऐसा क्या कौन सी बात हो जाती है कि फिर वो चलना सीख जाते हैं, खड़े होना सीख जाते हैं। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। जैसे मास है तो m/g आएगा, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके बेस के अंदर से पास होगा। अब जैसे कई बार बच्चा होता है ना आगे की तरफ गिर जाएगा, फिर ऐसे खड़ा है फिर पीछे की तरफ गिर जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से पास नहीं होता, पैरों से पास नहीं होता है। या तो आगे की तरफ जाएगा तो आगे झुक जाता है, या पीछे की तरफ जाता है तो पीछे गिर जाता है। और ये अगर तुमने देखा तो जानवर के जो बच्चे रहते हैं वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्यों? उनमें तो नहीं होता जा करके, क्यों भाई? उनका बेस एरिया बड़ा होता है ना, तो साइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा तो दो पैरों चारों पैरों के अंदर से जाएगा, कोई बाहर से नहीं जाएगा जा करके। 2 4 5 10 मिनट लगते हैं फिर वो खड़ा होने लगता है। तो वही पहला ये रखना है कि अगर किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए वो उसके बेस के अंदर से पास होना चाहिए। अगर बेस के अंदर से पास नहीं हो रहा तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। नॉर्मली जैसे देखिए अक्सर आपने जैसे पूर्वांचल रीजन जो है, पूर्वांचल रीजन मतलब ये इधर का रीजन जो तराई क्षेत्र है, जैसे बिहार या अपने यूपी के ईस्टर्न यूपी पोर्शन है, तो यहाँ जैसे जब बरसात के दिन आते हैं तो अक्सर खूब न्यूज में आता है कि नाव पलट गई, इतने लोग डूब गए। तो नाव ऐसे तो नहीं पलट जाती, बरसात में ही पलटती है। तो उसमें होता क्या है, जैसे बरसात में क्या होता है माइग्रेशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है ना भाई, नदी किनारे जो भी घर बने हुए जाकर के लोग अपना दूर जाना चाहते हैं तो एक ही नाव में बहुत लोग सवार हो जाते हैं, ठीक है। सामान भी रखा है उसी में, खड़े कई लोग खड़े हैं जाकर के, तो उसका क्या होता है हाइट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस नाव के बोर्ड के अंदर से बीच से जाने, अब बहुत ज़्यादा लोड हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर की तरफ चला जाता है, जिधर चला जाएगा उसी तरफ पलट जाएगी। तो ये करने वही अगर मान लो कम लोग रहें तो वो उसी कंडीशन में वो बना रहता है जाकर के। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जैसे इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं जो अभी शुरुआती जैसे फोर्स देख रहे हैं, तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम एक्चुअली में 2 तरीके का होगा। जैसे मान लीजिए जैसे वो गेम खेला होगा ना स्कूल में, वो रस्सा कसी वाला रहता है, रस्सा खींचते हैं, कुछ इधर से खींचेंगे कुछ लोग उधर से खींचेंगे जाकर के, ठीक है। फिर उसमें जो खूब मोटा सा रहेगा अपनी उसमें, तो उसको ढूंढ के बुलाया जाता है, उसको बैठा दिया, रस्सा उसके चारों तरफ लपेट दिया और 2 लोग पकड़ के बैठ गए। अगर मान लीजिए दोनों तरफ फोर्स बराबर लगे, ना तो इधर जाता ना तो उधर जाता है, मतलब उस पॉइंट पर उस दोनों पर नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? 0। अगर किसी एक तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उसी तरफ खिंचता चला जाता है, तो इस मोशन बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब सीधी रेखा में जा रहा है ना, वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक। इसी तरह मान लीजिए दरवाजा है, इस दरवाजे को मान लीजिए एक इंसान उधर से खींचे, हम इधर से खींचे, ठीक है, और वो अपनी एक्सिस पर फिक्स है। तो अगर मान लीजिए किसी का फोर्स ज्यादा हो तो वो दरवाजा उसी एक्सिस में घूम जाएगा ना, वो इससे बोलेंगे रोटेशन। तो जो इक्विलिब्रियम है, अगर मान लीजिए इसमें अगर जिस तरफ का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा दरवाजा उसी तरफ घूम जाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसा है तो जिधर फोर्स ज्यादा हो जाएगा उधर चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम भी 2 तरीके का हुआ। एक क्या हुआ? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम जो सीधी रेखा में चल रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या बोलते हैं, जैसे ये मार्कर है तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ये है कि हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी जाकर के। अब एक जैसे पहिया होता है, पहिया ऐसे चलता है ना, भले देखो सीधी रेखा में चल रहा है लेकिन ऐसे घूमते हुए चलता है, उसे बोलते हैं रोलिंग, घूमते हुए चल रहा है जाकर के। उसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि हर एक पॉइंट की स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, बराबर रहती है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो बोला जाता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और अगर नेट टॉर्क 0 है तो बोला जाता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो जहां भी जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में तो 2 टाइप का हो जाएगा। तो पहले तो इसमें ये कंडीशन होगी जाकर के इसमें नेट फोर्स 0 होगा और क्या रहेगा जाकर के नेट टॉर्क 0 होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बोला जाएगा।
अगर फोर्स तो कई जैसे आगे हम लोग वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस चैप्टर में, तो हम हर एक तरीके से सॉल्व करेंगे, नेट फोर्स भी जीरो करेंगे और नेट टॉर्क भी जीरो करेंगे। तो जैसे फोर्स के बेसिस पर अगर देखें तो इसे बोला जाता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स, इसको जैसे जो सिग्मा जो सिंबल रहता है इसका मतलब नेट, ठीक है, सबका सम करने पर वो वेक्टर सम किया गया है, ठीक है, सिग्मा एल इज इक्वल टू 0। दूसरा रहेगा जाकर के रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, नेट टॉर्क 0 होगा, तो सभी टॉर्क अगर वेक्टर सम करेंगे तो ये कितना रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे बना लेंगे। जैसे लिखिए, जैसे जनरल ऐसे जब तक बताता हूँ। अब जैसे अभी 2 बच्चे को नहीं था कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था भाई इन 2 बच्चों का एग्जाम कराया जाए, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इन बच्चों के एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। अब देखिए सब जो होते हैं ना, आप शब्द देखिए कि बोले हम सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट यही लिखा था, हमने कोई पढ़ा तो नहीं, न्यूज में ये आ रहा कि हमें आपके प्रति सिंपैथी है, मतलब आपके साथ गलत हुआ है, इस बात का हमें दुख है, लेकिन आप सिर्फ आपके लिए एग्जाम दोबारा नहीं कराया जा सकता है। तो अब ये नहीं, उससे उनको राहत क्या मिली, केवल सद्भावना जता देने से, और उनके फ्यूचर पे क्या, जो उनके साथ गलत हुआ तो हो ही है ना। वही देखो, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था में 2 4 6 10 लोगों 20 लोगों में 1000 लोगों के बीच में अगर कुछ गलत हो जाएगा तो नियम माना जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब अगली बार ऐसा नहीं होगा। तब तक आप 1 साल फिर दीजिए अपना। इस सिंबल मतलब सिग्मा, सिग्मा मीन सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ते गए जितना रहेगा, मतलब वेक्टर सम फोर्स का और वेक्टर सम टॉर्क का 0 होना चाहिए, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इनके ऊपर वेक्टर साइन जरूर बना लेना, हम लोग वेक्टर सम करते हैं। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हम लोगों को ये पता चला कि इसमें जो सबका वेक्टर सम जो फोर्सेस का आएगा वो 0 आएगा। कोई भी अगर कंडीशन देख रहे हैं वहां सभी फोर्सेस का वेक्टर सम अगर 0 है तो 0 रहेगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन ये है, मान लीजिए जैसे 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है, क्लियर बनाते हैं, Q और Q, ठीक है। इसके जस्ट सेंटर पर, मिडिल पे, सेंटर पर यहां पर चार्ज रखा गया है Q0। तो हमें बताना है इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी है। अब इसमें जो क्वेश्चन रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी है, तो हमें दोनों के क्रॉस देखना रहेगा, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस भी और अलोंग द वाई एक्सिस भी, जो पॉसिबिलिटी यही है। तो अब इक्विलिब्रियम होना क्या चाहिए, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अगर हम उसको डिस्प्लेस भी करें तो जैसे हम फोर्स हटा देंगे वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा, है कि नहीं, तभी उसे इक्विलिब्रियम माना जाएगा। अब पता चला हमने उसको छोड़ा और वो निकल गया जाकर के। जैसे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जैसे बात करें, एक स्टेप और जैसे कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अब इक्विलिब्रियम है तो इसकी भी कंडीशन जैसे आ जाती है, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो इसको ऐसे समझिए जैसे ये बाउल है, यहाँ पर कोई जैसे बीट डाला,
ठीक है, कोई भी ऐसे कंकड़ अंकड़े कुछ भी डाल दिया, सिक्का डाल दिया, ठीक है। अक्सर जैसे बचपन में होता है, खाना जब तक कटोरा लेके बैठे हैं, ठीक है, उसी में कुछ पड़ा होता है, ऐसे घुमा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जब तक नहीं मिल रहा जाकर के, वही कहानी कई बार ऐसा होता है, ऐसे उसको घुमा ही रहे जाकर, उसके अंदर होता है, उसकी तरफ घूमता रहता जाकर, ज्यादा तेज घुमा दोगे तो वो बाहर चला जाता था। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसको जैसे हम थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, सपोज कि हमने यहाँ लाके छोड़ दिया, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे इधर उधर होता रहेगा, बाद में वापस करके फिर ये रुक जाएगा। तो हमने इसको डिस्प्लेस तो किया, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर वापस इसी पोजीशन पर आके रुक जाएगा। तो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो, अभी इसके क्या उल्टा कर दें, यहाँ पर रख दें हम और फिर इसको डिस्प्लेस में, तो ये लौट के तो नहीं आएगा। ये जब लौट के नहीं आएगा तो इसे बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर इस तरीके से हो, यहाँ जैसे कोई बॉल है, अब इसको हमने आगे की तरफ ऐसे छोड़ दिया, तो आगे की तरफ छोड़ दिया, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं है, जितनी देखो हाइट है, जैसे अगर ये यहाँ पहुंचा जाएगा तब भी ये इतनी हाइट रहेगी जाकर के, तो कोई चेंज नहीं है। जिसे बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे रेफरेंस लाइन अगर ये देखें हम, तो देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम है, और इसकी जैसे देखो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। इसमें करें तो पोटेंशियल एनर्जी घट के नीचे आ जा रही है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। तो आगे हम लोग एनर्जी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अब हमें ये पता करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अपनी पोजीशन से थोड़ा हम डिस्प्लेस करेंगे। अगर वो उसी पोजीशन में लौट के आ जा रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर उसी पोजीशन में अगर लौट के नहीं आ रही है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसा बना लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल क्या होगा, अगर उसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो वापस फिर से वहीं लौट के आ जाएगी। अनस्टेबल क्या, अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पर लौट के नहीं आएगी। बस इन दो बातों को ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें देखो दो आइडेंटिकल चार्ज कॉर्नर पर रखे हैं, उसके जस्ट मिडिल पे एक तीसरा चार्ज Q0 रखा गया है। हमें ये बताना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, एक्स और वाई एक्सिस में। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना है, जिसको हम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस किया, मान लीजिए हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस पे क्या करेगा, रिपेल करेगा वापस, फिर इसको कहीं ढकेल देगा। फिर हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया, तो इधर डिस्प्लेस किया, इसको फिर से धक्का देगा, ये इधर चला जाएगा यहाँ। मतलब ये है कि ये कहीं नहीं जा सकता, यहीं रखा तो यहीं रखा रहेगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। अब हम वाई एक्सिस में देखते हैं। वाई एक्सिस में देखने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, इसको इधर डिस्प्लेस किया, मतलब यहाँ पहुंचा जा करके, यहाँ पहुंचा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ, तो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में कैसा है, ये अनस्टेबल है। ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और वाई एक्सिस के अलोंग हुआ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये जैसे बना रहा हूं, ये Q था और ये Q था, इसके सेंटर पे Q0 रखा जस्ट मिडिल में। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलोंग कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द वाई एक्सिस है। बना लेंगे ऐसे एग्जांपल में। अब ये कोई ऐसे टेक्निकल बात नहीं है,
लोअर क्लासेस में जब क्लास 1 से अगर 5th तक जब पढ़ते थे, जैसे बेंच है, जैसे यहाँ बैठे हो, कई बार ऐसा होता है ना, कोई तुम्हारा दोस्त है, जैसे हम हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है, जैसे 3 दोस्त 4 दोस्त हैं, तो एक की बहुत ज़्यादा खिंचाई करते हैं, उस दिन सबका एंटरटेनमेंट होता रहता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है सबका, मतलब वो बना रखने के लिए। जिस दिन नहीं होता, सबके मुंह ऐसे ऊपर चुपचाप रहते, उतनी बातें भी नहीं होती हैं। अब वो बीच में आके बैठ गया, ठीक है, तो एक इधर धक्का देगा, उधर जाएगा वो, फिर वो उधर धक्का देगा, इधर आएगा, तुलना के बीच में आकर फिर वही बैठ जाता है। और कहीं वो थोड़ा पीछे या आगे तरफ खिसक गया तो उसे नीचे गिरा देते हैं। तो वही कहानी है, अगर इस तरफ गया उस तरफ गया तो वापस फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में तो वो हुआ इक्विलिब्रियम में, अगर उसको परपेंडिकुलर तरफ गया तो फिर वापस वो लौट के नहीं आएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हाँ, तो गिरा दोगे तो ठीक है, फिर बैग उठाता है, फिर पीछे जाके बैठ जाता है जाकर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अपोजिट नेचर का करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब ये माइनस क्यू नॉट कर देते हैं। अब हमें बताना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। पहले तो ऐसे ही रखा, उसने कह दिया कि नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों आइडेंटिकल चार्जेस के बिल्कुल सेंटर पे रखा है, तो रखने से मतलब तो नहीं पता चल जाता ना कि भाई चलो रखा है मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब ये चेक करेंगे कि भाई किस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो अगर हम मान लीजिए इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे राइट साइड में, तो इसको अटैक कर लेगा, इधर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये इधर डिस्प्लेस, तो इसको अटैक कर लेगा, इधर हो जाएगा। ये कहानी होती है एग्जाम के समय, है क्लास टेस्ट हो रहा हो, लोअर क्लास में होता है कि यार कोई जो अब उसी फ्रेंड अगर मानो पढ़ने में अच्छा है तो ये रह गया, हमारी तरफ बैठ जाए, ये थोड़ा बहुत करके पूछ भी लेंगे, तो जिधर जाएगा फिर उसी तरफ वो अटैक कर लेगा। अगर इधर जाएगा तो इधर, मतलब अपनी उसी पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा। अलोंग द एक्स एक्सिस कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब इसको इधर डिस्प्लेस करके देखते हैं, जब इधर डिस्प्लेस किया तो ये देखो अटैक करेगा इधर, ये अटैक करेगा इधर, तो नेट फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ, मतलब किसी ओरिजिन की तरफ खींचेगा वो, ठीक है। तो ये रहेगा तो वापस अराउंड द एक्स जो रहेगा वाई एक्सिस, अराउंड द वाई एक्सिस कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और वही हमारे जब एग्जाम में अगर वो ऐसा उसका दोस्त है, वो सोचे नहीं तुम दोनों बीच नहीं बैठेंगे, फिर दोनों पकड़ खींचेंगे, नहीं यार तुम यही बैठो, तुम यही बैठो। तो वही अगर वो दूर जा रहा है फिर दोनों पकड़ खींचेंगे, तो यही रह जाकर ठीक है मत बताओ, ठीक है, नहीं बताओ देख तो लेंगे। हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर ये बहुत होगा, ठीक है। जो होता है मैं बता रहा हूँ, उसमें होगा कि जैसे पहला तो होता है सबसे ज़्यादा जो गेम होता है वो प्रैक्टिकल में होता है। अब जो थ्योरी के जितने नंबर रहते हैं उतने प्रैक्टिकल के रहते हैं। अब प्रैक्टिकल मान लीजिए जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो जैसे आप एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, तो वहाँ पर जैसे स्लाइड रहती है, आपको पहचानना रहता है कौन सा टिश्यू है, ठीक है, या कोई एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो की स्टेज क्या है, ठीक है। अब एक बार जो एम्ब्रियो रहा जाकर के एम्ब्रियो को ह्यूमन एम्ब्रियो रोज तो मिल नहीं रहा, जाकर तुम बना के कर लोगे जाकर के, बस एक बार कभी बना वो स्टैंड कर बढ़िया अच्छा रखा हुआ जाकर के। अब जो सीनियर लोग जब आपको बताएंगे परंपरा चलती है ना सीनियर की, वो तो बता देगा अगर स्लाइड का रंग ऐसा है या यहाँ से टूटी है, ठीक है, तो उसमें इस स्टेज का एम्ब्रियो होगा, ठीक है, या ये वाला टिश्यू होगा, जो भी रहते हैं ना जैसे स्क्वायमस इलियम कॉलोनर जो भी रहेगा जाकर वो आपको पता चल जाएगा। सर आप बायोसेक्स सुनो तो पहले, ठीक। अब पता चला गेम क्या होता है, जैसे आगे आपके इसमें पढ़ाएंगे, जब आपको माइक्रोस्कोप में पढ़ाएंगे, तो जो लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है, गेम उनके साथ ज़्यादा करते हैं। अब उसमें क्या हुआ, जैसे मतलब जो आगे है और आपकी उससे पटती नहीं है, उन्होंने कहा कि यार ये तो यार है और ये बताता नहीं है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फील्ड को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो नॉब लग बना रहता है उसको जैसे होता है, जैसे वो घंटी बजाता रहता है, हाँ टाइम अब आगे बढ़ो, वो ऐसे घुमा देगा उसको, ठीक है। अब वो आया सब ब्लैक बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, सोचिए यार हमें तो ये बताया कि यहाँ से टूटी तो ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है। कई बार स्पॉट में ये करते हैं ना, वो ये नकल ना हो सके तो एक कोई स्लाइड ब्लैंक लगा देते हैं, तो वहाँ आपको लिखना रहेगा ये ब्लैंक की। अब तो सोचिए यहाँ ब्लैंक है या कुछ लगा है, ठीक है।
अब होता है जैसे आगे पढ़ाएंगे जो चश्मा लगाते हैं उनकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है नॉर्मल की तुलना में कम हो जाती है, तो वो डिस्टेंस बढ़ जाती है, उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो आँख और उसके जो बीच के डिस्टेंस गैप हो जाता है ना इतना, और वैसे देखोगे तो डायरेक्ट सीधे ऐसे देखते हैं तो ये हो जाता जा करके, तो उसमें कुक कर देंगे तो कुछ समझ ही नहीं आता जा करके। तो इस तरीके से काम उसमें चलते रहते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसे ऐसे ऐसे तुम बैठे हो जैसे 4 लोग, ठीक है। अब पता चला जो सीट अलॉटमेंट हुआ, जो तुम्हारा दोस्त होशियार है उसकी सीट अलॉटमेंट आगे है, तो सही कहा था 1 से 10 तक ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव, तो अब कौन सही है, ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो उसको क्या करना है, तुम बैठे रहो, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे बैठे रहो, अगर दूसरा सही तो 2 ऐसे उठा दो, तीसरा है 3 उठा दो, पहला है तो ऐसे उठा दो, ठीक है। तो 10 ऐसे हो गए, उसने देख लिया, फिर उसने ऐसे पूरा चल जाता है। फिर 5 या 6 रहते हैं ट्रू फॉल्स, तो अगर ट्रू है तो ऐसे कर दो, फॉल्स है तो ऐसे कर दो, तो ट्रू फॉल्स हो जाते हैं। फिर कुछ रहती है मैचिंग, अब मैचिंग में 5 या 6 4 ऐसी मैचिंग रहती हैं, तो सीरियस बता देना है कि ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, ऐसे कर देना है, तो मैच में ऐसे 15-20 नंबर वो काम हो जाता है। और नॉर्मली ये होता है कि अगर जैसे आप डॉक्टर हो, वहाँ CGPA चलता है, मतलब 7% से एबव है आपका, 7 GPA से एबव है, तो आप जैसे मतलब आप KGMC में आप जैसे मतलब JR की नौकरी करना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, और 7 से नीचे है तो फिर नहीं भर सकते हो, भले आप उसमें कितने। तो ये जैसे कुछ टेक्निकलिटीज रहती है, तो लोग अपने ऐसे फुटकर में नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, हो गया जा करके। ये अभी बता दे रहा हूँ, काम आएगा, पढ़ने कुछ नहीं होता। देखो आगे आप पढ़ोगे ना, किताबें इतनी ज़्यादा होती कोई नहीं पढ़ पाएगा। चलिए, तो ये जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन की हमने बात की थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जैसे x एक्सिस है या y एक्सिस, बस बातें नहीं, तो x एक्सिस या y एक्सिस के हम क्या देखेंगे भाई, नेट फोर्स उसमें 0 आ रहा है, अगर वहाँ पर रखा हो तो नेट फोर्स कितना है, 0 है, और फिर इसको अपनी पोजीशन से हम डिस्प्लेस करके देखेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे हम लोग इसमें मैकेनिक्स में देखेंगे, उन क्वेश्चंस को समझते हैं। अब जैसे इसमें बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ये कहा है जैसे एक मान लीजिए पेंडुलम है, यहाँ पर ये वहां से सस्पेंडेड है, अब इसे क्या किया गया है, एक फोर्स लगा के आगे की तरफ खींचा गया, ठीक है, आगे तरफ खींचा गया, मान लीजिए यहाँ पहुंचा जाकर के, अब ये यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। तो उसमें कंडीशन बता रहा है कि बताइए इसमें कौन सा गलत है। अब देखिए ये अगर यहाँ पर रुका है, मतलब नेट फोर्स यहाँ पर कितना है, 0, तो नेट फोर्स जैसे एक उसने फोर्स बताया है, पुलिंग फोर्स P लगाया गया है, और यहाँ पर रस्सी का टेंशन है T, और इसका नीचे कौन क्या लगेगा, इसका वेट है W = mg। देखो वेट भी एक फोर्स तो है, और ये फोर्स उसने अप्लाई किया पुलिंग फोर्स, और ये टेंशन है रस्सी का जो खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, उसे हम टेंशन कहते हैं, ये T रहता है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर T प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर W इक्वल टू कितना होगा, 0 आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये आएगी, ठीक। दूसरी देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होगी, सपोज करिए ये यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब इसमें जो है ये W है, W को बैलेंस करने के लिए ऊपर इसके अपोजिट कोई फोर्स होना चाहिए, हाँ, और इसी तरह P का अपोज करने के लिए इधर कोई फोर्स होना चाहिए। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, ये पैरेलल लाइन है, तो इसके अपोजिट में यहाँ पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा। T का ये वाला कंपोनेंट रहेगा T cos थीटा, और जो इधर वाला कंपोनेंट रहेगा वो T sin थीटा। तो बस T sin थीटा और P क्या होगा, और T cos थीटा बराबर W रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंडीशन रहेगी ये आकर के T sin थीटा बराबर रहेगा जाकर के, ठीक है, और T cos थीटा रहेगा W की इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या करते हैं, एक तो हम इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या गया, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये आ गया tan थीटा, हाँ, ये रहा P/W, या इसको ऐसे लिख सकते हैं P = आ जाएगा W tan थीटा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, क्या फायदा होगा, ये रहेगा तो T² sin² थीटा प्लस
टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन लेने से sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वो वैल्यू होती है 1। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली बच जाएगा टी स्क्वायर और इधर जोड़ देंगे हम लोग टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा या टी इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में देखेंगे बुकलेट में ये 3 सही है, बाकी लिख रखा होगा टी इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू, तो वो गलत हो जाएगा, लिख लेंगे इसको। स्क्वायर फैक्टर जोड़ेंगे ना, जैसे यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ या इधर कर दे रहा हूँ, स्क्वायर में जोड़ेंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर रहेगा और डब्ल्यू स्क्वायर रहेगा। इसमें टी स्क्वायर ले लेंगे बाहर, तो ये बचेगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 1, तो वही आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम में फोर्स ही देखना रहेगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कहने वाले कोई व्हीकल है, कार है, ट्रक है, बस है, कोई है, तो उसमें मैं कोई पेंडुलम सस्पेंड हो रहा है, ठीक है। पेंडुलम पर नॉर्मली तो वैसे ही बात कर लो, पेंडुलम तो एक मतलब स्पेसिफिक बात होगी, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल बड़े अच्छे साइंस पढ़ रहे हैं। मतलब कोई रस्सी है, रस्सी में छोटा सा पत्थर ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, खिंच जाएगी। अब मान लीजिए हम आगे की तरफ चल रहे हैं, जब आगे की तरफ चल रहे हैं तो अगर हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो रस्सी किधर जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी ना, क्यों जाएगी? हाँ भाई ऑब्वियस बात है कि जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें क्या आभासी बल लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से किधर जाएगा, पीछे। और वो कितना लगता है भाई, जितने हम स्पीड से जा रहे होंगे, मतलब जितना हमारा एक्सेलरेशन होगा उतनी एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें पीछे की तरफ लगेगा, ठीक। तो वही होगा इसमें, कहने वाले किसी व्हीकल के अंदर, किसी कार के अंदर एक पेंडुलम सस्पेंड हो रहा है, और ये जो व्हीकल है, ठीक है, ये मान लिया ऐसे बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो बताइए पेंडुलम, उसमें दे रखा बुकलेट में, इसलिए लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, बताइए पेंडुलम अपने वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ठीक। तो हम लोग ये पता चले जब ये आगे चल रहा है पेंडुलम किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कर दिया भाई, ये इधर पहुंचा जाकर के ये, ठीक। अब किसकी वजह जाएगा, इसका अगर मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा m × a, ये लगेगा, और वेट कितना लगेगा, नीचे की तरफ mg। तो ये एंगल अगर उसने थीटा बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे ये एंगल कितना रहेगा, थीटा, ये तो होगा भाई। ये एंगल देखो उसी लाइन पे है ना, ये उसी लाइन पे, ये भी कितना रहेगा, थीटा। अब ये थीटा हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर अलग बना रहा हूँ मैं, हाँ, ये देखो रहेगा ma और ये रहेगा mg, ये रिजल्टेंट है, यहाँ से ये एंगल थीटा का आ गया। तो पहले तो अगर नेट फोर्स की बात करें हम, नेट फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो √ma² प्लस mg² हो जाएगा। तो नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो ये देखो रहेगा √ma² प्लस mg², ठीक है। अब एंगल की बात करेंगे हम लोग, tan थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके सामने हम लोग परपेंडिकुलर देखेंगे, बोले यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो है नहीं, तो हम करते क्या है, इसमें पैरेलल लाइन इसके हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ऊपर m है तो यहाँ भी क्या होगा, ma हो जाएगा, और ये बेस कितना है mg, तो ये देखो आ जाएगा ma/mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई b/g। तो बस यहाँ tan थीटा = a/g है, या थीटा = कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a/g। अब कई बार होता क्या है कि उसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर जैसे ये कहा गया, हमने कहा एंगल बताइए विद द वर्टिकल शो कर रखा है। अब वो कह रहे इसका उल्टा कह देंगे, फाइंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये एंगल मान ली हमने ले लिया अल्फा, ठीक है, तो इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा mg, और बेस ये हो जाएगा। तो सीधे यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ
tan अल्फा इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा g अपॉन k। तो अगर वर्टिकल कह रहा है तो ये रहेगा, हॉरिजॉन्टल कह रहा है तो इसका रिवर्स कर देंगे, लिख लेंगे। और इसका कंपोनेंट करके कंपोनेंट करने पर तमाम तरीके रहते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि आप किसी भी मेथड से करिए, बस कॉन्सेप्ट है, फिर पूरे उसमें वही अप्लाई होना चाहिए। आगे तरफ जा रहा है, ये सेशन से बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है, शुरुआत पहले पेज पे ही वेक्टर वाले में देखेंगे, सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीक में। रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा जाकर के, इसमें जो वेक्टर सम सभी टॉर्क का कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब टॉर्क क्या लगता है, टॉर्क मतलब रहता है भाई जो अगर रोटेट करने की उसकी टेंडेंसी होगी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड होगी, मतलब एक जो एंड होगा उसका, एक जो पॉइंट होगा वो फिक्स होगा हमेशा। तो इसलिए इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे सपोज में वही अगर जो पाथ में जो फ्लैंक रहता है उसी समझिए, मान ये वाला सिरा जैसे यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, इसी दोनों तरफ रखते हैं। यहाँ पर जैसे एक फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है F2। यहाँ से ये डिस्टेंस मान चलते हैं, ये मान लीजिए x1 और यहाँ से ये डिस्टेंस है x2। ठीक, यहीं पर इसकी थीम समझ लेना, आगे जो क्वेश्चन करेंगे बस इसी का रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। देखिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हूँ, टॉर्क का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है R क्रॉस F। ठीक है, अगर इसको मैग्नीट्यूड देखें तो हो जाएगा R F साइन थीटा। अब जैसे यहाँ देखो R और F के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 होता है मैक्सिमम, तो सीधे क्या हो जाएगा R इंटू F हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, तो ये रहेगा R F। ठीक, अब क्यों लिख रहे हैं हम, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, F इंटू R क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि मेन गेम यहाँ पर जो आता है वो आता है डायरेक्शन का, डायरेक्शन प्लस और माइनस का। क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ अगर जरा भी उधर कर दोगे तो फिर वो उल्टा जब प्लस जगह माइनस हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन लेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है पॉजिटिव। अब ये एजम्पशन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर एक को प्लस मानेंगे दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे एनसीईआरटी में, वहाँ उन्होंने लिख भी रखा है जो चैप्टर देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव मानेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, जो घड़ी चलती है वो ऐसे चलती है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब तो चलती नहीं, सीधे टिप टिप बताती रहती है। ठीक है, तो अगर हाँ जिनकी चल रही है उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज है ना, अगर इसका उल्टा है तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, तो हम जब उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लेंगे R को, फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, फोर्स की तरफ। कहाँ से लेंगे, जहाँ से रोटेट हो रहा है वहीं से लेंगे ना। तो ये इधर आया, देखिए ये ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इधर F है, ये इधर X है, इधर क्या है F इस डायरेक्शन में। तो ये कैसा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज आया ना, तो ये हुआ जा करके एंटी क्लॉकवाइज। और इधर देखिए ये ऐसे पहुंचेगा जा करके, भाई पहले X से F की तरफ जाएंगे, तो ये देखो कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। तो ये हमसे कहा गया कि अगर वो इक्विलिब्रियम में होगी तो नेट टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें देखो करते हैं नेट टॉर्क 0, तो इसको पहले करते हैं, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा नेगेटिव, तो माइनस x1 इंटू F1। भाई 90 डिग्री है तो सीधे में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा वाला है क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव हो गया, ये है एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस कर दिया। ये आ जाएगा x2 इंटू F2 बराबर कितना होना चाहिए, 0। ये तो कंडीशन कही जा रही है। अब ये तो आसान काम है, अगर इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू देखो रहेगी जाकर के x2 F2 और ये इधर आ जाएगा x1 F1। तो अगर मान लीजिए जो भी निकालना होगा फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन, अगर फोर्स निकालना होगा तो फोर्स। मतलब ये हो गया कि F1 x1 बराबर किसके है, F2
x2 के। यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, जब आगे हम जब उसमें न्यूट्रल वाला मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ कई कॉम्बिनेशन बनेंगे जाकर, एक रॉड को रस्सी से लटका देंगे, एक रॉड से भी इसे जोड़ देंगे, नीचे वजन भी लटक रहा होगा, फिर आपसे पूछे बताइए इसमें टेंशन कितना रहेगा या फोर्स कितना रहेगा, वहाँ पर प्लस माइनस अगर उल्टा कर देंगे तो फिर वैल्यू बदल जाती है। लिख लेंगे इसको। देखते हैं इसमें ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। तो फिगर में ये ऐसे बना रखा है, ये P है, ये Q है, नीचे तरफ यहाँ लिख रखा है 3 न्यूटन और यहाँ लिख रखा है 2 न्यूटन और यहाँ लिख रखा है R। ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इन सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 5 न्यूटन है। ठीक है। पैरेलल टू द गिवन फोर्स थ्रू R। तो ये जो फोर्स दे रखी है इनके पैरेलल है थ्रू R, मतलब यहाँ पर ये पास हो रहा है रिजल्टेंट फोर्स F, रिजल्टेंट ये 5 न्यूटन का यहाँ से पास हो रहा है। वेयर PR इज इक्वल टू, तो यहाँ पर PR की वैल्यू क्या रहेगी ये बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए ये मतलब रिजल्टेंट लाइन से पास हो रहा है तो इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 है नहीं है भाई, यही रिजल्टेंट से पास हो रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स इसकी क्रॉस हो गई 0। तो अब जो ये फोर्सेज हैं इनका हम टॉर्क निकालेंगे इसी R के अक्रॉस। ठीक है, तो क्या तरीका था भाई, यहाँ पर देखेंगे ये रहेगा कैसा एंटी क्लॉकवाइज और ये कैसा रहेगा क्लॉकवाइज। अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो पहले ये एंटी क्लॉक इसको लिखते हैं, तो ये देखो PR इंटू 3 माइनस में आ जाएगा ये RQ इंटू 2 बराबर कितना होना चाहिए 0। तो PR की वैल्यू पूछी गई है तो ये देखो रहेगा 3PR इज इक्वल टू 2RQ। तो देखो PR की वैल्यू क्या जाएगी 2/3 RQ या QR में भी लिखेंगे ये आ जाएगा। नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट था, जैसे मैकेनिक्स में मैक्सिमम एप्लीकेशन वेक्टर का ही मिलेगा, उस एस्पेक्ट से इसको पहले पढ़ाया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो मैकेनिक्स का जैसे पोर्शन जो रहेगा, ये कल साथ कुछ बताया भी था डायनामेटिक्स। तो मेन हमें स्टार्ट करना था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से। पहले जैसे टर्म रहता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को ही बोला जाएगा टोटल पाथ लेंथ।
टोटल पाथ लेंथ। देखो जिस रास्ते से चलते जा रहे हैं उसको आप वैसा ही जोड़ते चले जाइए, उसी बोलेंगे डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, तो आगे लिख लेंगे द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इन ए जर्नी। ठीक है, क्लियर आया जा करके हम कैसे, जैसे मान लीजिए या तो किसी रास्ते में जैसे ए से बी तक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए से बी सपोज फिर डी हो गया, फिर डी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सपोज ये एल माना, तो ये जिस रास्ते चल रहे होंगे वही डिस्टेंस हो जाएगी। और इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि आप कैसे जा रहे हैं, जिस रास्ते जैसे चलते जाओ, चाहे आप इस तरीके से ऐसे जाओ, तो जितना रहेगा सबको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जितना भी रहेगा वही क्या हो जाएगा, बाय टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, वही क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अब मतलब इससे क्या है, ठीक है, इतना है भाई, ये तो तुम शुरुआत से लोअर क्लास से जान रहे हो, इसको इतना एम्फसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत ये पड़ रही है, देखो आगे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तुम ये समझ रहेंगे अगर मान लीजिए हम अपनी जगह से थोड़ा भी अगर हिले तो वो वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी, है नहीं है? मतलब ये वैल्यू कभी भी घटेगी नहीं। अगर हम जैसे चल रहे हैं, मतलब क्या समय बढ़ रहा है, और समय बढ़ रहा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ती रहेगी, समय के साथ ये वैल्यू घटेगी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल चल रहा है, अगर रेस्ट में है तो फिर क्या होगा, वो कांस्टेंट बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कभी कभी ग्राफ ऐसे आते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ, और ग्राफ उन्होंने ऐसे बना दिया। ऐसे कई बने रहेंगे, मुझे बताया इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसके साथ देखेंगे इस डायरेक्शन में हम लोग टाइम बढ़ रहा है, तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हम चल रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही भाई, ऊपर वाली ये डिस्टेंस बता रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखो मैक्सिमम हुई, इसकी बात तो नहीं बढ़ रही ना, लेकिन टाइम देखो फिर भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस की क्या हुई देखो घटने लगी, और एक समय पर आगे डिस्टेंस फिर से कितनी हो गई, 0। ऐसा तो नहीं होता है, तो मतलब हम आगे बढ़ भी रहे हैं और जो डिस्टेंस है वो घटती भी रहे। ऐसा मान लो होने लगे तो लोग जैसे मान लो अगर ये कह दिया है भाई साल भर तक आपकी जो गाड़ी है वो रीडिंग बताएगी, और जो नेक्स्ट साल होगा वो फिर नेगेटिव होने लगेगा जा करके, तो ना जीरो हो जा करके। तो वही है जो पाथ लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या होगा, समय, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, बॉडी चल रही है या व्हीकल चल रहा है, तो हमेशा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती रहेगी जाकर, तो वो कभी भी समय के साथ डिक्रीज नहीं करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसी की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो सही हो जाता। कैसे भाई, जैसे ये ए से बी तक गया तो डिस्टेंस को बढ़ती जा रही है, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं ना, अब ये लौट के आने लगे, जो लौट के जैसे आने लगे, यहाँ से देखो इतनी ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर ये और इधर आया तो देखो ये घट गई, फिर और इधर आया तो लौट के फिर वो यहीं आ गया, तो कितना हो जाएगा, 0। तो अगर ये लौट के आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो ग्राफ पे रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी नहीं डिक्रीज होगी, और कभी भी अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब कई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा ये नेगेटिव भी नहीं होगी भाई। रेफरेंस पॉइंट तो जो है उसको हम आगे बढ़ते जाए तो हमेशा जो डिस्टेंस ली जाती है ओरिजिन से ही ली जाती है, जहाँ से हम चल रहे हैं। अब जो चल रहे होंगे तो जैसे यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये रह जा करके, ठीक है, तो इधर जहाँ तक चलते जाएंगे सब जुड़ जाएगी। अब चलते चलते मान लो ऐसे हम इधर लौट के आए, ठीक है, लौट के आए फिर यहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। इसके बाद क्या हुआ है कि मान लो इधर चलने लगे तो बताओ क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, नहीं होगी। याद करिए ऐसे क्वेश्चन था उसमें जब एनसीईआरटी लोग करा रहे थे, उसमें कह रहा था कि हर 500 मीटर के बाद ये 60 डिग्री आगे की तरफ ऐसे लेफ्ट की तरफ मुड़ जा रहा था। तो ऐसे जैसे बनाया था ना ये, तो उसने पूछा था जैसे फर्स्ट टर्न है, सेकंड टर्न है, थर्ड टर्न है, फोर्थ टर्न है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, और ये 7th और 8 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहा था। तो देखिए जब ये यहाँ पर पहुंचा था 6th टर्न में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, 0। और डिस्टेंस जब हमने कितना निकाला था 500 to 3000 मीटर,
फिर वो कह रहा था कि 8th टर्म पे बताओ। तो जब हमने डिस्टेंस निकाली थी तो ये 3000 तो था ही, प्लस 500 ये भी जोड़ा था और इसको भी जोड़ा था। हमने प्लस माइनस तो नहीं किया था। तो डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा जुड़ती चली जाएगी, जैसे चल रहा है तो सबको हम जोड़ते ही चले जाएंगे। तो सीधे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी थी जाकर के 4000 मीटर या 4 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात तो हम करेंगे ये, तो ये है मतलब। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्शन बदलने से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहेगी, इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हम कई ऐसे क्वेश्चन करेंगे, वो जैसे ऐसे दिया होगा, कोई ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कि यहाँ पर वैल्यू लिख देगा, ठीक है। मान लीजिए वेलोसिटी है और ये टाइम है, यहाँ 0 लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर 6 लिख रखा है, 8 लिख रखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। पूछेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो वहाँ बताएंगे भाई, अभी जितना बताएंगे इतना आपको आइडिया होगा। अगर नीचे रहता है तो नेगेटिव रहता है, ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहता है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं। तो नीचे की वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसको हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस कहेगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती ना, वो सब क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं करना है, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी जाकर के। तो जैसे इसमें देखा किसी भी डायरेक्शन में रहे वो हमेशा क्या होगी, ऐड होती चली जाएगी, ठीक। तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब ये होगा जिस रास्ते से हम चल रहे हैं सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। अब ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब याद करिए क्वेश्चन था एनसीईआरटी हम करा रहे थे, उसमें पूछा गया था कि स्केलर क्वांटिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो वहाँ ये था कि स्केलर क्वांटिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी, लिखा था ना ऑप्शन, अगर ध्यान हो बताया था ना। हाँ, तो जैसे अब यही पर आता है दिमाग। एक्चुअली में होता है जो चीज़ हम पढ़ते रहते हैं दिमाग को पहले वही स्ट्राइक करता है ना। अब यही क्वेश्चन जब आएगा तो तुम ये सोच जाओगे यार ये बताया गया था डिस्टेंस की स्केलर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और स्टेट में ये लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब ये सही है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल इसीलिए वहाँ कहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरल स्टेटमेंट होते हैं, तो बाकी और भी एक सेक्शन अगर कोई बन रहा है या नहीं बन रहा उसके बारे में हम सोच लेते हैं। तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सेल्सियस में जैसे होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होता है, नेगेटिव चला जाता है टेम्परेचर, तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन हम यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं है, ठीक। क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, व्हीकल चल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस को हम जोड़ते चले जाएंगे, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए डिस्टेंस में यहाँ देखें ना, डिस्टेंस को अगर डेल्टा एच लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर साइन बना दें, डेल्टा एच के ऊपर वेक्टर साइन बना रहेगा। क्या होता है, ये होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो लिखेंगे इसके आगे, इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Initial and final position. It is the minimum distance between initial and final position. ठीक है, क्या मतलब देखिए इसका। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं, पहले हमने जैसे यहाँ शुरू किया था ए से लेकर के बी तक जाने को, ये ऐसे गया, इसके बीच की डिस्टेंस दी जा रखी है। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस होगी वो डी रहेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी कितना होगा, डी रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये ऐसे गया और फिर ऐसे लौट के आ गया, ये ए था, ये बी था, इनके बीच की डिस्टेंस डी थी। तो जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी हो जाएगी, दिख रहा है आपको, डिस्टेंस रहेगा, देखो ऐसे गया, ये डी इधर गया, फिर लौट के डी आया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d। तो डिस्टेंस हो गई जाकर के 2d। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब जहां से चला था वहीं पर आ गया,
अब देखो, हालांकि कहने की बात छोटी सी है, लेकिन ये कंफ्यूजन दिमाग में होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बनाया तो स्टूडेंट जैसे क्या सोचता है कि यार यहाँ से चला तो आया तो यहाँ पर है ना, है नहीं, तो इतना तो ये मिलना चाहिए। भाई ये बोला गया भाई इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब बात जो आधा सबके दिमाग में है, अगर यहाँ चला तो आया इधर पे है तो इसका ये मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बात ये है कि ऐसा बना दिया जाता है। मान लीजिए जैसे आप यहाँ घर से चले थे, ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे हॉस्टल में रहते हैं, आपने गांव घर तक गए और लौट के, मतलब ऐसा थोड़ी ना उसी कमरे में उसी जगह बैठोगे तभी माना जाएगा। भाई लौट के आप आ गए, ठीक है, वही कहानी है। तो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना नहीं देखना है कि यार ये इधर बनाया ये उधर बनाया, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर जहाँ इनिशियल था वहीं फाइनल हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस हो जाएगी डबल। लिखेंगे इसको। बातें जैसे कोई भी जैसे पढ़ने के बारे में, जैसे खास कर अपने फिजिक्स को मैंने अनुभव किया है, ऐसा नहीं जैसे कि हर चीज़ हर इंसान को आ ही रही हो। मतलब हर इंसान, मतलब यह जो स्टूडेंट है, भले कई बार ऐसा होता है, अगर मान लीजिए आपको पहले कभी बताया गया होगा या कि आपने सुना होगा, भाई दिमाग में याद आ जाएगा ऐसा कुछ ऐसा था। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपके में। जब मैं कल वो वेक्टर का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, जिसमें बोर्ड की प्रॉब्लम थी, नॉट डायरेक्शन जा रहा, पर हमने साइन फाई वैल्यू निकाली थी। सेम क्वेश्चन जैसे उस क्लास में मैं भी करा रहा था करके। तो देखो ये कोई होता है जिसमें हम अन्यथा में नहीं करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे चीज़ें, टीचर भी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसे ये समझ आना है जिस क्लास में बच्चों का समझने का तरीका कितना बैठा जा करके उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को वो बताता है कि ऐसा ना हो मतलब हम एक ही तरीके से हर बच्चे को पढ़ाते रहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर एक का समझने का तरीका अलग अलग होता है और उसकी क्षमता भी अलग अलग होती है। अब उसमें बताया तो बड़ी समस्या हो गई, ठीक है। अब वहाँ पर जैसे हमने सॉल्व किया था, जैसे ये निकल के आ गया था sin 5 = वैल्यू 0.4 आ गई थी, ठीक है। और इसमें अप्रोक्सीमेट किया था भाई sin 30 वैल्यू 1.2 होती है, 0.5 आती है, उससे हमारी 30 डिग्री से वैल्यू कम रहेगी जाकर के। अब कम रही, अब पता चले मतलब किसी को sin 30 की वैल्यू ना पता हो। अब ऐसा नहीं, ऐसे बच्चे हो जाते हैं सिंपल। मैं ऐसे उसकी बात कह रहा हूँ, लेकिन देखो जो संकोच करेगा तो फिर देखो वो तो कमी इसमें बनी ही रहेगी। आपने अपना जैसे समय दिया है तो भाई कोई भी डाउट है तो उसमें पूछने में क्या आ जाए, मतलब क्लास में नहीं पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो। तो एक छोटी सी बात के लिए वही कहानी है भाई, जैसे समुद्र का जहाज जो है जा रहा होता है, उसमें पता है एक छोटा सा छेद अगर रह गया तो डूब जाएगा पूरा जहाज। तो वही कहानी अपनी भी एक छोटी सी मिस्टेक, मालूम कई बार ऐसा होता है उसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटिशन में, और अक्सर ऐसा होता है तुम जिस कॉन्सेप्ट से तुम्हें डर लगता होगा या जिस चैप्टर से लगता होगा, पता चले जब तुम पेपर पढ़ता हो पहले ही क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पर, तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो मुझे यही नहीं आ रहा, तो आगे क्या होगा जाकर, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और तरीका भी ये होता है, जैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री यही पढ़ाई जाती है जैसे कोई युद्ध लड़ते थे तो वो कहते थे कि शुरुआत ऐसे कि पहले उसको डरा दो, मतलब तुम नहीं लड़ सकते हो तो पहले उसको डरा दो, डर जाएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, बाद में देख लिया जाएगा जो भी होगा। तो वही कंडीशन यहाँ कंपटीशन की होती है कि पहले स्टेप में अगर आप डर गए तो फिर वही हो जाएगा। अब वहाँ पर नहीं पता था, बड़े मुश्किल से जैसे वैल्यू निकल के आए, चलो sin 30 की वैल्यू हमने बताई sin 30 = 1/2 रहता है, तो 1.2 मतलब 0.5 आ गया। अब बात यह है कि इसका मतलब कैसे हमें पता चलेगा भाई इसकी वैल्यू रह जा करके। शुरुआत हमने बताया था जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे आकर के, किसी का भी जैसे एंगल निकाल लो तो हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन जो होते हैं वो अपने बने बनाए बातें तो उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन इतना हाँ जरूर है कि लगभग जो वैल्यूज आती है वो उसी के आसपास आ जाती है जाकर। जैसे हमने कहा भाई, जैसे हमें पता है भाई अगर 0.5 लिखा है तो वैल्यू कितनी रहेगी 30 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड रहता है ना, यूनिटरी जैसे 0.5 वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 की कितनी हो जाएगी 30/0.5। तो अगर हम 4.4 की निकालेंगे तो 30 अपॉन इधर कितना 0.5, इधर कितना करेंगे 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे 6 आएगा, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो हमारी जो वैल्यू आएगी लगभग 24 आएगी, है नहीं है, ये मतलब 24 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है नहीं, उससे थोड़ा कम रहेगी या बराबर रहेगी जाकर, क्लियर है। अब जैसे उस समय जैसे जिन्होंने पूछा था कि सर इसका मतलब ये है कि ये समझ में आ रहा है अगर 1 है
तो 1 है तो 30 अपॉन कितना आना चाहिए 0.5 इसे हटाओ तो वैल्यू कितनी आ गई 60। तो sin 60 तो 3/2 होती है, वो तो 1 से ज़्यादा होती है, वो तो नहीं रहता ज़्यादा। तो इसका बीच के स्टेप का कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है। तो अप्रोक्सीमेशन जो किए जाते हैं अपनी कैलकुलेशन को पता चले आपने सब सॉल्व किया, फॉर्मूला आपको आ रहा है, फॉर्मूला में रख दिया आपने, वैल्यू भी आ गई, अब पता चले कि आधा कॉन्सेप्ट आया, आधा जो डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसमें नुकसान ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन में समय दिया, मतलब 1 मिनट। तो भाई फिजिक्स में हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट निकालना बड़ा कठिन काम होता है भाई। कई बार कोई क्वेश्चन आसान है तो आपने मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में कर दिया, उसका 20 सेकंड बचा हुआ समय किसी दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, आपने 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लगाया, अब सॉल्व किया, आपने वैल्यू निकाली, यार ये तो इतना आ गया, आप उसमें कहीं दिख नहीं रहा है, फिर आप परेशान हो गया, देखो इतना समय भी मेरा गया और आंसर कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए है कि आप जब इतना मेहनत किया है तो हम वैसा अप्रोक्सीमेशन कर सकें जिससे हमारी वैल्यू निकल के आ सके। तो वही है, कोई पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब मैं कई बार ऐसे देखता हूँ, जैसे सबको पता होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, उल्टा सीधा जैसे रहता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मतलब उल्टा हो जाता है। अब टीचर क्या करता है, उसने जिसको जैसे नहीं बताना है, अच्छा अब हम तुमको ये सिखाएंगे, अब तुमको मिलीमीटर सेंटीमीटर बताएं, ग्राम किलोग्राम बताएं, तो जिसका पढ़ाएंगे। तो ऐसा करें कि अब इसका मतलब ये है कि एक क्लास हम तुम्हारी लेते हैं, जैसे हम आपको कन्वर्जन फैक्टर बताएंगे, तो वो तो फिर बिना मतलब का और चीज़ों को लेंदी करना होगा। भाई कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ी है ही पहले, उसमें थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर देना है तो आप पकड़ जाओगे। और बार बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक बार अगर कहीं किया है तो उसको बाकी अगली बार भी आप कर ले जाओगे। तो ये दिक्कतें होती हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ हो जाती हैं। जैसा वही मैं शुरुआत में कहा था ना कि हर एक का जो एक्सपोजर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। अपनी तुलना अपने आप से करो, भाई हमने इसके पहले क्या पढ़ा था और क्या पूछा जा रहा है। अब जैसे ये हमने एक 2 कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन देखिए। तीसरी कंडीशन में ये है कि मान लीजिए ऐसे पहुंचा जा करके, ठीक है, ये इसका सेंटर था, ये रेडियस आर दे रखी है, ये पॉइंट ए से पी तक पहुंचा। अब इसमें हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम लोग को ये कहा गया जो डिस्टेंस होगी, भाई जिस रास्ते से चल रहे हैं उसको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो हम इस रास्ते से चल रहे हैं तो इसको कैसे जोड़े, तो इसके लिए जैसे ये बताया जाता है, हम लोग जैसे कोई सर्कल रहता है तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है या परिधि रहती है जाकर के, ये चारों तरफ का हम जोड़ते हैं, ये वैल्यू कितनी रहती है जाकर 2 पाई आर, या ऐसे बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। अगर इसको आधा कर दें कितना हो जाएगा पाई आर। तो ये जैसे आधा किया तो आधी की वैल्यू हो जाकर के पाई आर। अब आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे यहीं पर हम बनाए, ये इतना केवल चले जा करके और फिर ऐसे करके ये इधर लौट आए यहीं पर, तो देखो कितना चला जाएगा 1/4 मतलब 1/4। अगर लिखा हो किसी सर्कल में वो 1/4 कवर करता है, अभी एनसीईआरटी में ही दे रखा है, उसको भी देखेंगे हम लोग। 1/4 कवर कर रहा है तो मतलब देखो आधा कितना होता था पाई आर, उसका भी ये आधा है, या 2 पाई आर का 1/4 कर दो, तो 2 पाई आर का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम देखेंगे वो कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2। तो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसको हमने क्या किया, जोड़ते चले गए। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हमसे एक आ गया, जिस रास्ते से हम जहाँ से चले और जहाँ तक पहुँचे उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब यहाँ देखिए हम चले तो ऐसे जा रहे हैं, तो ये तो लंबा रास्ता हुआ, मिनिमम क्या हुआ जाकर के ये पहुँचा जाकर, तो इसको अगर हम मिलाएं तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर रहती है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर रहती है, तो कितना हो जाएगा 2r। तो डिस्टेंस पहुंचा जाकर के देखो पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हो जाएगा 2r। देखिए इसको,
ठीक है, अभी इतने में ना, बाकी जो 1/4 का मैं बताऊंगा करके, तो ये इसको थर्ड पॉइंट क्यों लिखना। फोर्थ क्या है कि अब मान लीजिए क्या हो जाए कि अब कोई ऐसे यहां से चल रहा है, ए से यहां से होते हुए फिर ऐसे होते हुए ये इधर पहुंचा, ये है, ये बी है, ये सी है, रेडियस इसकी आर है। इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना रहेगा। पहले एक स्टेप करते हैं, पहले हम ए से बी तक का बताते हैं, फिर वापस का देखते हैं। तो इस केस में अगर हम ए से लेकर के बी तक का देखते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से कहां तक पहुंचा वो, पॉइंट बी तक, डिस्टेंस निकाली रहेगी। तो डिस्टेंस ये कहा जिस रास्ते से चल रहा है उसी रास्ते से पहुंच जाएंगे। तो ये देखो पूरे सर्किल का 1/4 है, पूरा सर्किल रहता था 2 पाई आर, उसका 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करें कितना देगा, पाई आर बाई 2 आएगा। तो अगर डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस ये रहेगा देखो 2 पाई आर बाई 4, या ये वैल्यू हो जाएगी पाई आर बाई 2। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल, इसको मिला देंगे, है नहीं है। तो एक दूसरे के आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, रेडियस है ना, कितना जाएगा r√2, ये वैल्यू हो जाएगी r√2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जैसे ये ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, सी से फिर कहाँ जा रहा है, ए पर, ठीक है, जहां से चला था वो वहीं पर पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, भाई देखो ये यहाँ से चला था, यहाँ से चला बी पर पहुंचा, फिर सी पर आया, फिर वापस फिर ए पर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट रहा 0। अब देखना रहेगा हम लोगों को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो जिस भी रास्ते से चल रहे होते हैं सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। तो ये वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाली पाई आर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये रखा हम लोगों ने पाई आर बाई 2 प्लस, फिर ये इधर आया, ये कितना है आर, फिर ये इधर गया, ये भी कितना है आर। तो बस इसको जोड़ देंगे, तो ये रहेगा देखो पाई आर बाई 2 प्लस 2r। अब चाहो तो यहाँ पर r को कॉमन ले लीजिए, चाहे तो ऐसे निकाल ले दीजिए, ये देखो आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2, ये आ जाएगा डिस्टेंस। और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रहती है 3.14 बाई 2 प्लस 2। 3.14 को अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.57, है नहीं, और प्लस 2 जोड़ेंगे इसमें हम, तो देखो कितना जाएगा r ऑफ 3.57, ये हो जाएगा। सर अगर इधर से ए से बी की का डिस्टेंस देखें तो कितना है, तो 3/4 हो जाएगा भाई, 3 पाई आर बाई 2, हां 3 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। तो सर ये 2 पाई आर बाई 3 करना है तो ये तो बड़ा नहीं भाई तुम ऐसे देख लो ना भाई, टोटल का ये 3/4 है, टोटल कितना होता था 2 पाई आर, इसका कितना करना है 3/4, इसे कट करोगे कितना आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2 आ जाएगा।
और भी अगर ऐसे नहीं जैसे किसी भी तरीके देंगे हाँ तो ये वैल्यू आए 3/2 पाई आर। अगर इधर से देखेंगे यहाँ पर कोई शब्द बना देते हैं, मान लीजिए इधर डी बना देते हैं। अगर ए डी बी के रास्ते से जा रहा है, ए डी बी के रास्ते जा रहा है तो 3/4 हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है नॉर्मल सा है, उसको देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4.8 है एनसीईआरटी क्वेश्चन 4.8 है। ये डायग्राम बना रखा है, ये पी है, ये क्यू दे रखा है। इस तरह शो कर रखा है, लिख रखा है 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस r इक्वल टू 200 मीटर। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 200 मीटर है। स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच टू पॉइंट Q। यहाँ P से शुरू होते हैं और Q पर पहुंचते हैं, ठीक है। Diametrically opposite to the P, following different path as shown in the figure. What is the magnitude of displacement vector for each? तो इसमें क्या बताना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के जैसे बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी। डिस्प्लेसमेंट बताना है तीनों में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, बाकी का कैसे जैसे क्या लेना देना। तो ये कितना आ रहा है? ये इसके डायमीटर बराबर तो आ रहा है, ये कितना रहेगा जाकर के 2r। तो 2 into r की वैल्यू 200 है, आंसर क्या जाएगा 400 मीटर। फिर कह रहा है फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केल्ड। तो वो कह रहा है इसमें जैसे ए बी सी 3 गर्ल है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इतना, ये किस गर्ल के लिए यही डिस्टेंस होगी? बस ये किसके लिए होगा? बी के लिए डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। बस इतनी सी बात है। दूसरा इधर बना दे रहा हूँ 4.9 था, ठीक है। 4.8 था, 4.9 डायग्राम इधर बना रहा हूँ, बाकी बाद में पढ़ता हूँ। Cyclist start from the center O of a circular path of radius 1 किलोमीटर। तो इसकी सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितना हो गया? 1000 मीटर। रीचेस टू द एज P, यहाँ से शुरू होता है P तक पहुँचता है।
of the path, then cycles along the circumference and return to the center along QO। इसके बाद वो ऐसा घूमता है और फिर Q से O तक फिर आ जाता है, वापस आ जाता है, as shown in the figure। If the round trip takes 10 minutes, हालांकि आगे क्वेश्चन है, अगर इसको इस पूरा चक्कर लगाने में जहां से शुरू हुआ था वहीं तक आने में इसको अगर 10 मिनट का समय लगता हो, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और नेट वेलोसिटी पूछ रहा है, और मतलब वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ओ से शुरू हुआ था, अब ओ पर आगे खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इस केस में भाई यहाँ से कह रहा है कि ओ से पी गया, फिर ऐसे होते हुए क्यू के रास्ते फिर भी ओ पर आ जा रहा है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट पहुंचा जा करके वो हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अभी बता दे रहे हैं, देखो वेलोसिटी क्या होती है, टोटल एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक, और जो स्पीड रहती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, और जितना टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस अभी बताया था भाई 1 ये 1 ये, और ये कितना होगा पाई आर बाई 2, ये तो रहेगा। हाँ, पाई आर बाई 2, तो 112 हो गया, पाई वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 1 है, इसको जोड़ दिया 3.57। हाँ, कितना आ रहा था 3.57, किसमें आएगा किलोमीटर में, क्यों वैल्यू हम 1 किलोमीटर ले रहे हैं। ये डिस्टेंस आ गई। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो अभी ऐसे लिख दे रहे हैं टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू है 3.57 अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम दे रखा मिनट में, मिनट से किस में लाएंगे हम, आवर में। भाई या तो इसको मीटर में बदल लें, ठीक है, तो इसको बदलना पड़ेगा सेकंड में, मतलब मीटर पर सेकंड में बताएंगे, या तो हम क्या करेंगे किलोमीटर में ले रहे हैं तो इसको हम किससे बदलेंगे, आवर में। मिनट को अगर आवर बदलना तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ये देखो आ जाएगा 10/60, 0 0 कर जाएंगे, 6 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3.57 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 और 4 34 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 कितना आ जाएगा 21.42 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो बस ये फॉर्मूला बाद में जुड़ा, लेकिन निकालना तो हमको डिस्टेंस पड़ गया ना, तो जिस रास्ते से हम चलते जा रहे हैं उसको जोड़ते चले जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगी। मीटर पर सेकंड निकालने 5.95, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेडिंग डालेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई ऐसा फ्रेम होगा जिसको हम रेफर करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे। लिटरल मीनिंग इसका जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि भाई कोई ऐसा फ्रेम होगा, फ्रेम मतलब जहाँ पर हम जैसे मतलब नॉर्मली जैसे मोशन हम बता रहे होते हैं, जैसे मतलब कोई भी चल रहा है, जैसे अक्सर तूने महसूस किया होगा अगर ट्रेन की यात्रा जैसे की होगी तो कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक है, और तुम इधर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन चलने लगी। जब आप इधर देखते हो तो यार प्लेटफॉर्म पे तो खड़ा है, तो बगल वाली जो ट्रेन होती है अगर वो चल रही होती है तो अगर मान लो आगे की तरफ चल रही है तो हमें लगता है कि हम इधर जा रहे हैं, सही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं जाकर के, तो हमने रेफरेंस वो देखा किसको, ट्रेन को, तो वो चल रही है भाई, उसका समय के साथ पोजीशन बदल रही है तो हमारी भी बदलती समय महसूस आ रही है जाकर के। और लेकिन जब हम ग्राउंड को देखते हैं तो ग्राउंड रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। मतलब ये है कि जनरली हम अगर अपनी मोशन को देखना चाहते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जब तरक्की की बात आती है तो फलाने लड़का ऐसा है, उसका तो तुम्हारा दोस्त ये हो गया, तुम अभी भी वही काम कर रहे हो जाकर के, तो लोग वैसे कंपेयर कर लेते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर हमें तुलना करनी है तो उसी ने किसी पॉइंट का हम रेफरेंस बनाते हैं। तो मोशन की अगर बात करें तो जब हम रेफरेंस बनाते हैं तो जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होती हैं, तो फिजिक्स में जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें देखते हैं ये हमारे होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जहाँ एक्स वाई और जेड तीनों जीरो होते हैं वो कहलाती है ओरिजिन। यहाँ पर देखो एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। तो अगर किसी पॉइंट की किसी बॉडी की पोजीशन बतानी होगी तो हम कहाँ से बताएंगे, ओरिजिन से बताएंगे। कि अगर मान लो उसने कहा कि भाई उसकी जो पोजीशन दे रखी है, मान लो उसने कह दिया 4,0,0 है, मतलब कहाँ पर रखा है, एक्स पर, तो एक्स मतलब इधर हम बढ़ा देंगे। अगर मान लो उसकी पोजीशन उसने दे रखा है मान लो 4,3 दे रखी है, मतलब एक्स पे 4 है और वाई पे कितना है 3, तो देखो वाई चलता है ऊपर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब ये जो पोजीशन बता रहा है एक ऑब्जेक्ट बता रहा है ना, तो देखो वाई पे पहुंचेंगे तो 3 इधर होगा, ठीक है, सपोज करिए, और एक्स पे पहुंचे ये 4 इधर आया, तो ऐसा तो नहीं होगा ये यहाँ और यहाँ रखा होगा, तो इसके सामने देखेंगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यहाँ पर होगा। देखो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है। तो ये तरीका होता है, मतलब इससे हमने ओरिजिन से देखा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है किसी, अब जैसे मोशन पढ़ रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी की अगर हमें पोजीशन बताना है तो किस पॉइंट के अबाउट बता रहे हैं, उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वैल्यू रहेगी, तो लिखेंगे इसके आगे द पॉइंट अबाउट विच, पॉइंट या ब्रैकेट लिख लेंगे, इसके ऑब्जेक्ट लिख लेंगे फ्रेम अबाउट विच, अबाउट विच पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड। तो उसे बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो केवल इतने लिख रहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के या फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड हम जो पोजीशन बताएंगे, नहीं के रेस्पेक्ट में बताएंगे, तो इसी को बोला जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात ये आती है भाई जैसे हम पढ़ेंगे मोशन, ठीक है, तो मोशन क्या रहती है, तो जनरली मोशन मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो मोशन हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई वो अलग अलग समय पर उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग मिलेगी जाकर अगर कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये होगा कि समय के साथ उसकी जो पोजीशन होगी वो बदलती जाएगी। अब बदलती जाएगी तो किसी के रेस्पेक्ट में तो देखेंगे ना हम। अब तुम ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो हमारे साथ में जो पैसेंजर बैठा होता है, तो जब हम चले और जहाँ पर उतरे तब तो दोनों रेस्ट नहीं बैठे रहते ना, मतलब कहीं ढाबे पे बस रुकती है, कहते हैं बैठे बैठे पैर दर्द हो, थोड़ा टहल लेते हैं, और जबकि बस तो चल रही है तो तुम बैठे बैठे कहाँ से हो गया। मतलब ये है कि अगर उसके रेस्पेक्ट में देखें तो हम तो रेस्ट में है, लेकिन वही चीज़ अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो तो हम चल रहे होते जाकर के। तो वही कहा गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इसी तरह मोशन को डिफाइन करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे। अगर अपने हम साथ के पैसेंजर के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं, उसको हम पॉइंट रेफरेंस मान रहे हैं, तो हम किस में हैं, रेस्ट में, दोनों ही रेस्ट में हैं। अगर वही हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारी पोजीशन है वो समय के साथ बदलती जा रही है, मतलब ये बॉडी किस में है, मोशन में। तो वही कहा जाएगा अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन
समय के साथ चेंज होती रहे विद गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे बोला जाएगा मोशन। तो बस दो शब्दों को ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होगी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में, तो उसे बोला जाएगा मोशन। तो लिखेंगे इसके आगे, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस with time, changes with time about given frame of reference, about given frame of reference, comma, then it is called motion, then it is called motion। अब इसको और अच्छे समझिए, यहीं तो बता दे रहा हूँ। जैसे हम जब ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये क्या दिया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो यूज रहता है वो कम्युनिकेशन में रहता है, दूर संचार, ठीक है, दूर तक किसी को संचार किया जाता है, मतलब भेजा जाएगा, चलाया जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। जियो स्टेशन, जियो मींस क्या रहता है, अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, ठीक है, जियो स्टेशनरी मतलब ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसा हो, रेस्ट में हो। अब कैसे रेस्ट में पता चलेगा हमें भाई, इसका मतलब ये है कि जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है उतनी स्पीड क्या होगी, उस सैटेलाइट की होगी। जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट रोटेट करेगा। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो अगर सैटेलाइट भी वेस्ट के ईस्ट की तरफ है और अर्थ भी उसी डायरेक्शन में उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा जैसे देखिए ना, लोग जैसे सड़क पे अक्सर मिल जाते हैं, कुछ लोग हैं जैसे कार हो, बाइक हो या पैदल चल रहे हो, आराम से साथ साथ बिल्कुल चलेंगे बातें करते हुए, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल रेस्ट में है ना, उनको आप ना तो कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, बिल्कुल एक साथ रहेंगे जाकर के। सोल्जर्स रहते हैं, मार्च पास करते हैं एक साथ, जो अपने अगर बूट ऊपर उठाएंगे सब ऊपर रहेंगे, इसके बाद एक साथ नीचे रहेंगे जाकर के, तो वही कंडीशन है। तो मतलब जो उसमें समय के साथ जो उनकी पोजीशन है वो एक साथ दिखेगी जाकर के, उसी बोला जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, तो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जैसे हमने बस का एग्जांपल दिया, हमारे साथ जो दूसरा पैसेंजर बैठा है, भले देखो अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रहा है लेकिन आपस में दोनों देख रहे हैं तो रेस्ट में है ना, तो लेकिन वही दोनों ही ऑब्जेक्ट अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं जाकर के। तो अगर गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में अगर उसकी पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है तो मोशन में नहीं कहलाया जाएगा। अगर उसको गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पोजीशन टाइम के साथ बदल रही तो फिर वो मोशन उसको हम बोलेंगे जाकर। तो ये कंडीशन रहती है जाकर, इसलिए बार बार स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ, जब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है तो अपने दिमाग में यही रहता है जाकर के, अच्छा ये तो वेलोसिटी निकालने और पोजीशन अपन टाइम कर दो, पता चले उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस साथ पोजीशन बदली नहीं रही है जाकर के, तो उसमें कहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी, फिर उसकी जीरो आ जाएगी। ये चीज़ें वहाँ पर आएंगी जब हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो वहाँ पर शब्द जुड़ता है, एक रहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा रहता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कह दिया जाता है कि जिस रेफरेंस की, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो जीरो रहेगा, उसे बोलेंगे हम इनर्शियल। अब कुछ लोग उसको ऐसे बता देते हैं मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रेस्ट में होगा, तो ये जरूरी नहीं कि वो रेस्ट में होगा। जैसे हम अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, अर्थ रेस्ट में तो नहीं है। अर्थ क्या होती है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही है। अब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब घूमने के बावजूद भी उसको हम कैसा मान रहे हैं, रेस्ट में मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम बताया, जैसे हम अपने छत पे डिश टीवी लगा रहता है, अब ऐसा नहीं होता सुबह की तरफ जो एंटीना रहता है उसका डिश छतरी पॉइंट रहता है, हम इधर घुमा के आए, फिर शाम को पहुंचे तो दूसरी तरफ घुमा के आए, फिर सुबह हम दूसरी तरफ पर जाकर के, वो तो जहाँ पर है वो रेस्ट में रहता है ना भाई। जो सैटेलाइट है भाई, अर्थ भी ऐसे देखो रोटेट कर रही जाकर के, और जो सैटेलाइट है वो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो सिग्नल उसको हमेशा मिलेगा जाकर के। इसलिए जब डिश टीवी वाला सेट करने आता है, ऐसा नहीं किसी तरफ तुम छतरी लगा दो तो सिग्नल आते रहेंगे जाकर, वो देखेगा किधर की तरफ आ रहा है तो वो सिग्नल को फिट करता है, फिर जिस डायरेक्शन में रहेगा वहीं पर हमेशा लगा रहता है जाकर के।
तो ये तरीका रहता है। तो हमने बताया भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में उसकी जो पोजीशन है वो समय के साथ बदलेगी तो मोशन कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मोशन दो टाइप की रहेंगी, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होगा उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, इतने ही रखते हैं। अगले हफ्ते में जो आपकी बुकलेट दे रखी है इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मैक्सिमम जो भी उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे वो हमने आपको करा दिए हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो या न्यूमेरिकल हो। बुकलेट जो दे रखी है वो करा देंगे। अगर आपने कुछ भी इसके अलावा लगाया हो तो आप आंसर को पूछ लेना। ठीक है।